गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। बेटा, हम ये चैप्टर कर रहे थे विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में हमने अपना जो है पेज नंबर 76 तक कंप्लीट कर लिया है। उससे आगे देखिए, हम पहुंच गए थे इस क्रियाकलाप पर। ये क्रियाकलाप आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको बताया गया है कि एक कारखाना, एक फैक्ट्री है जिसमें प्लास्टिक के हैंडल वाले एल्यूमिनियम के बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। बर्तन तो जो है वो एल्यूमिनियम का है, लेकिन उसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का है। यह प्रागालकों से एल्यूमिनियम प्राप्त करता है, अर्थात जो एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है जो कि उसको मेल्ट करने का काम करती हैं, वहाँ से ये जो है एल्यूमिनियम प्राप्त करती है ये फैक्ट्री, तथा किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान हैंडल बनाने के लिए आयात किया जाता है, लाया जाता है। सभी निर्मित बर्तन एक माल गोदाम में भेज दिए जाते हैं, और जो बर्तन उनके द्वारा बनाए जाते हैं वो एक गोदाम में भेज दिए जाते हैं। अब आपसे इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको क्रियाकलाप में राइट करना है। कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है और क्यों? ये हम बता सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो सबसे अधिक लागत वाला है, क्योंकि इसे पिघलाने वगैरह में काफ़ी जो है वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, काफ़ी उसमें अधिक पैसे की लागत लगती है, इसलिए ये जो है अधिक लागत वाला माल है। परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा है और क्यों? ये हम जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो सबसे सस्ता है, क्योंकि ये इजीली प्राप्त हो जाता है और इसे बनाने में अधिक लागत भी नहीं लगती, अधिक पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती। फिर नेक्स्ट है, क्या आप समझते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी, या एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी? क्यों? ये आपको बताना है कि जो पैकिंग के बाद जो तैयार माल जो हो जाता है उसकी परिवहन लागत कम होगी, या अथवा एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी? क्यों? ये आपको बताना है कि किस चीज़ की लागत अधिक होगी, एल्यूमिनियम को और प्लास्टिक को लाने की, या फिर तैयार माल को भेजने की, और क्यों होगी? यस, आगे देखिए बेटा। रासायन उद्योग। रासायन उद्योग कौन से होते हैं? वे उद्योग जिनमें रसायनों का उत्पादन किया जाता है। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 3% है। कितनी है? 3%। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा उद्योग है। तो यहाँ से छोटे क्वेश्चन निकल कर आते हैं बेटा कि जो रसायन उद्योग है उसकी सकल घरेलू उत्पाद में कितनी भागीदारी है? तो क्या बताएंगे? 3%। यह रासायन जो उद्योग है वो एशिया का कौन सा बड़ा उद्योग है? तीसरा बड़ा उद्योग है। और विश्व आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है रासायन उद्योग? 12वां स्थान रखता है। इसमें लघु तथा बृहत दोनों प्रकार की भी निर्माण इकाइयां सम्मिलित है, अर्थात छोटी और बड़ी सभी प्रकार की रासायन जो उद्योग हैं उनकी इकाइयां इसमें सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। इसके जो रासायन उद्योग हैं उनका जो निर्माण है उसमें लगातार तीव्र वृद्धि दर्ज की जा रही है। अकार्बनिक रसायनों में कौन कौन से रसायन आते हैं जो कि आपको बताए गए हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है ये। फिर है नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश, कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि सम्मिलित हैं। ये कौन से हैं? अकार्बनिक रसायन हैं तथा कास्टिक सोडा सम्मिलित है। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है, अर्थात काफ़ी मात्रा में ये जो है वो फैलते जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन सम्मिलित हैं जो कृत्रिम वस्त्र बनाने में, कृत्रिम रबड़ बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं। तो हम जानते हैं कि इनका फैलाव क्यों हो रहा है, क्योंकि कृत्रिम वस्त्र, रबड़, प्लास्टिक, इनकी दवाइयाँ, इनकी दिन प्रतिदिन मांग जो है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए इनका फैलाव अधिक होता जा रहा है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है।
उपभोक्ता इट मीन्स वो वस्तुओं का उपभोग करता है, दूसरे उद्योग से लाई जाने वाली वस्तुएं जो है उसमें प्रयोग की जाती हैं। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की सूची बनाइए जो कि रसायन उद्योग में उपभोग वस्तुओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है उर्वरक उद्योग। उर्वरक क्या होते हैं बेटा? हम हमारे जो खाद होते हैं, जो पोटाशियम खाद है या नाइट्रोजन खाद है जिसे हम यूरिया कहते हैं, ये सब उर्वरक कहलाते हैं। और हम जानते हैं कि इनका उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम खेती में रसायनों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग अधिक कर रहे हैं, इसलिए इनकी डिमांड अधिक होती जा रही है। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक डीएपी जिसे हम कहते हैं, अमोनिया फास्फेट और मिश्रित उर्वरक जिनमें तीन मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश शामिल हैं के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है। पोटाश जो है उसका आयात किया जाता है दूसरे देशों से, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटासियम यौगिकों के भंडार हमारे देश में नहीं है। पोटाश जो है वो पूर्णतः दूसरे देशों से आयात किया जाता है। तो ये आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा रसायन है जो पूर्णतः जो है वो दूसरे देशों से आयात किया जाता है, तो हम कहेंगे पोटाश। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे देश में पोटाश के कोई भंडार नहीं है। फिर है हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश में अन्य अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। क्यों फैल गया? क्योंकि हरित क्रांति का अर्थ है फसलों में अधिक से अधिक बढ़ोतरी। तो जैसे फसलों में बढ़ोतरी होगी तो हम अधिक से अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, इसलिए ये जो उद्योग है वो निरंतर जो है वो फैलता जा रहा है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। तो ये पूछा जाए कि हमारे देश में उर्वरक उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो हम बताएंगे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक। यहाँ पर भी उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा अपना सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है हम जानते हैं कि सीमेंट बनाने के लिए हमें किस पर निर्भर करना पड़ता है? चूने, पत्थर, सिलिका आदि पर निर्भर करना पड़ता है। तो निर्माण कार्यों सीमेंट का प्रयोग हम किस में करते हैं? घर, कारखाने, पुल, सड़क, हवाई अड्डे, बांध आदि के निर्माण में, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे इस उद्योग को किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? सीमेंट उद्योग को चूना, पत्थर की, सिलिका के और जिप्सम की। तो ये पूछा जाए कि सीमेंट उद्योग को कच्चे माल के रूप में किन तत्वों की जरूरत होती है, तो हम बताएंगे चूना, पत्थर की, सिलिका, जिप्सम इनकी आवश्यकता होती है। रेल परिवहन में के अतिरिक्त इसमें कोयला और विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। फिर आपको क्रियाकलाप दिया गया, एक्टिविटी दी गई, सीमेंट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगी, अर्थात जहाँ पर उनमें अधिक उत्पादन किया जा सके, अधिक पैसा कमाया जा सके। ऐसी इस दृष्टिकोण से कहाँ पर हम जो है विनिर्माण उद्योगों की स्थापना। क्रियाकलाप में बेटा आपको दिया गया है कि जो सीमेंट विनिर्माण इकाइयां हैं उनकी स्थापना आर्थिक रूप से कहाँ पर व्यवहारिक होगी या कहाँ वे अधिक मात्रा में स्थापित की जाएं जिससे अधिक से अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त किया जा सके। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लाई गई हैं। किस उद्योग की? सीमेंट की, क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता है, अर्थात खाड़ी जो देश हैं, अरब जो देश हैं, वहाँ पर सीमेंट की मांग अधिक है और यहाँ से जो है गुजरात से उन देशों को सप्लाई की जा सकती है। भारत में यह उद्योग अन्य किन राज्यों में स्थित है, उनके नाम बताइए। कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। ये आपको फाइंड आउट करना है चैप्टर रीड करके।
पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया? पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। इसके पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ, अर्थात लगातार इसमें वृद्धि हुई। उद्योग में गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिणी एशिया के बाजारों में मांग इसकी बढ़ गई है। किसकी बेटा? सीमेंट की। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। ये उत्पादन में भी वृद्धि कर रहा है और निर्यात में भी, अर्थात दूसरे देशों को निर्यात भी यहाँ से अधिक मात्रा में किया जाता है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है अपना मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग अर्थात सभी प्रकार के जो वाहन हैं, दोपहिया चौपहिया, उन सब की बात यहाँ पर की गई है। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान में तीव्र परिवहन के साधन हैं। भार अर्थात हम जो मोटर गाड़ियों के माध्यम से हम खुद जा सकते हैं तथा अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात, उदारीकरण कब आया भारत में? 1991 में। उदारीकरण का अर्थ है कि दूसरे देशों को इनवाइट करना अपने यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए, अर्थात नियमों में संशोधन कर देना, जिससे कि दूसरे देश भी हमारे यहाँ पर जो है इजीली अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर सकें। तो 1991 में उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार निर्माण में, दोपहिया और तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास स्थित है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है अपना कि वे प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पर मोटर गाड़ी उद्योग अत्यधिक मात्रा में स्थापित किए गए हैं? तो हम बता सकते हैं दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे आदि। यस, नेक्स्ट देखिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है बेटा? अपने कंप्यूटर वगैरह, टीवी, लैपटॉप वगैरह, ये सब किस में आते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक उपकरण बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बेटा ये बनता है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम कहेंगे कि बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई में है, दिल्ली में, हैदराबाद में, पुणे में, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ में है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं? तो ये हम राइट करेंगे। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण अर्थात अधिक मात्रा में स्थापना की गई है कहाँ पर? बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में। यह भी अत्यधिक रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है। नेक्स्ट अपना है औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से तथा पर्यावरण, उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं तथा पर्यावरण को निम्नीकृत कर रहे हैं, अर्थात पर्यावरण का ह्रास कर रहे हैं। तो यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योग जो है किसी भी देश की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथापि इनके द्वारा जो है जो प्रदूषित पदार्थ निकलते हैं, इनके द्वारा बढ़ते हुए भूमि, जल, वायु और पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी शामिल है।
ताप विद्युत ग्रह से भी प्रदूषण होता है। जो हमारे विद्युत ग्रह संस्थान है जहाँ विद्युत उत्पादित की जाती है वो भी इसमें शामिल है। वायु प्रदूषण, अब बात आती है प्रदूषण की कि कौन कौन से प्रकार के प्रदूषण है। वायु प्रदूषण, अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। तो वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण में अनैच्छिक गैसों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। अनैच्छिक जैसे कि जो अधिक हानिकारक गैसें हैं वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि। वायु में निलंबित कण नुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं। धूल, स्प्रे, कुहासा और धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टों, तेल शोधनशालाओं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा बड़े बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं या उनसे धुआं लगातार निकलता रहता है। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत ही भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? भोपाल गैस त्रासदी में बहुत से लोग जो है बहुत अधिक संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। वायु प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट है अपना जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, हम जानते हैं कि स्वच्छ जल में प्रदूषित अवांछित पदार्थों का मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग आदि होते हैं। अब आपको मैप के माध्यम से कुछ स्थानों के नाम बताए गए हैं जो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ये कहाँ कहाँ पर है देखिए बेटा, इसमें दर्शाया गया है आपको। श्रीनगर में है, मोहाली जो कि चंडीगढ़ के आसपास है वहाँ पर है, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, मैसूर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता तथा गुवाहाटी। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं वो स्थापित किए गए हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स स्थापित किए गए हैं। तो ये मैप आप अपना फिल करेंगे तथा अपनी नोटबुक में पेस्ट भी करेंगे जहाँ हम क्वेश्चन आंसर राइट कर रहे हैं वहाँ पे। आगे देखिए, आगे अपना है जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण और भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबड़ सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। कौन? उद्योग धंधे। उद्योग जो धंधे होते हैं, फैक्ट्रियां जो होती हैं वो जो अपने जल वाहन होते हैं जैसे कि नदियां आदि, उनमें अपने अपमार्जक पदार्थ जो हैं लवण, अम्ल, रंग, सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक ये सब प्रवाहित कर दिए जाते हैं जिससे कि जल प्रदूषित होता है। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फोस्फो, जिप्सम और लोहा इस्पात की अशुद्धियां शामिल हैं। तो भारत में प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? फ्लाई ऐश, फोस्फोजिप्सम, लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ। बेटा आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।